एक गांव में करोड़ीमल नाम का एक जमींदार रहता था जो गांव के भोले भाले लोगों को पैसा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था और उनके खेत पर कब्जा भी कर लिया करता था। अरे कहाँ हो मंजरी, जल्दी से चाय लेकर आओ, मुझे काम पर जाना है। ला रही हूँ जी। कितनी देर से यही बात बोल रही हो कि ला रही हूँ। अरे कब लाओगी, जल्दी से मुझे चाय दे दो। हाँ। मंजरी एक थैले में चाय पैक करके करोड़ीमल को दे देती है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। बोल तो ऐसे रहे जैसे खेत पर आप स्वयं हल जोतेंगे। अरे दूसरों का खून पीने के अलावा आपने अपने जीवन में कोई दूसरा काम किया है क्या? आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है मंजूरी, सुबह सुबह ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। हाँ। अरे तो क्या गलत बोल रही हूँ जी? यहाँ से जाकर खेत पर आराम से कुर्सी पर बैठ जाओगे और 2-3 घंटे कपटा और संपत से अपने पैरों की मालिश करवाओगे। इसके अलावा और कोई काम है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है मंजूरी, ये काम भी बड़ी मेहनत का होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम करोड़ीमल की बीवी हो। करोड़ीमल की होशियारी के सामने कोई टिक नहीं पाता। जिसे आप होशियारी कहते हैं ना, उसे दूसरी भाषा में कमीनापन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपकी ये होशियारी ना एक दिन आपको जेल की सलाखों तक पहुंचा देगी। मेरी होशियारी मुझे जेल तक पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मूर्खता मुझे किसी दिन जेल की सलाखों तक जरूर पहुंचा देगी। इतना बोलकर करोड़ीमल अपने दोनों नौकरों की ओर देखकर बोला, ए कपटा, ए संपत, ऐसे क्या देख रहे हो रे? चलो जल्दी से, अगर यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मेरे दिमाग का दही हो जाएगा। चलो। करोड़ीमल अपने खेत में जाकर कपटा और संपत से पैर दबाने लगा। अरे कपटा, मुझे बताओ कि अब गांव में कौन कौन रह गया है जिसका खेत अब तक हमारे नहीं हुए? अभी तो आधा गांव है सरकार। क्या? तो फिर मेरी होशियारी का क्या फायदा? मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाकर लोगों को ब्याज पर पैसा देता हूँ और भारी सूद लगाकर उनसे मनमानी करता हूँ, और अभी सिर्फ गांव के आधे खेत ही हमारे हुए हैं। निकम्मो, दिन भर मेरी रोटियां तोड़ते हो तुम दोनों, कोई मुझे अच्छा उपाय नहीं दे सकते। इतना कहकर करोड़ीमल ने एक लात कपट्टा के मुंह पर मार दी। सरकार, एक किसान अभी है जिसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। आज उसके पास 12 बजे तक का वक्त था। सरकार, वो अपने वक्त से 5 मिनट लेट है। कौन है वो? अरे वही अपना रतन, जिसके खेतों पर आपकी बहुत सालों से नजर है। मैं अभी रतन का हिसाब किताब देख कर आता हूँ, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर करोड़ीमल चला गया। मेरी समझ में नहीं आता, संपत की आखिर ये बंदर जैसी शक्ल वाला करोड़ीमल अपने आप को समझता क्या है यार? ओ कपटा, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। बोलता तो ऐसे है जैसे इससे ज्यादा चालाक सारे संसार में कोई नहीं। अरे काहे का समझदार, अरे एक नंबर का मूर्ख इंसान है ये। सही कह रहे हो संपत भाई, गांव के लोगों को ब्याज पर पैसा देता है और उसके बदले में उनकी जमीन उनसे छीन लेता है, और इसे ये मूर्ख अपनी अक्लमंदी बताता है। ये कभी ना कभी तो इसका भंडा जरूर फूटेगा, देखना। चिंता मत कर, इसकी मूर्ख पत्नी इसके काल का कारण बनेगी, भाई देखना। तभी वहाँ पर करोड़ीमल आ गया। चलो मेरे साथ रतन के घर पर चलो। इधर रतन अपनी पत्नी के साथ बैठा खाना खा रहा था। तभी जमींदार अपने साथियों के साथ आ धमका। मुझसे कर्जा लेकर चुकाने के बजाय तू यहाँ आराम से खाना खा रहा है, और वो भी पनीर की सब्जी है। लेकिन जमींदार साहब, अभी तो मेरे पास 15 दिन का वक्त है। तू तो बोल रहा था कि पैसा लौटाने का आज इसका वादा था। ये झूठ बोल रहा है सरकार, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। हम भी इस गांव में आपके सच्चे और वफादार नौकर हैं। मेरे नौकर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। तेरी मोहलत खत्म और तेरे खेत मेरे। ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार। ठीक है, आप मुझे कल तक की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, कल दोपहर तक का वक्त देता हूँ तुझे। जमींदार वहाँ से चला गया। रतन की पत्नी सुनीता रतन से बोली, अभी तो फसल कटी भी नहीं, पैसे कहाँ से दोगे? खेत बचाने के लिए मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। गई भैंस पानी में। सत्यानाश, अब तो खेत भी गए हाथों से। बस करो सुनीता, मुझे कुछ सोचने दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास तो 15 दिन का वक्त था। अचानक से करोड़ीमल यहाँ पर पैसे मांगने क्यों आ गया? जिस तरह से उसका नौकर संपत उससे बात कर रहा था, उससे मुझे यही लगता है कि उसने करोड़ीमल से झूठ बोला है। उस कलमुए को झूठ बोलने की आखिर क्या जरूरत थी? उसके एक झूठ से हमारे खेत हमारे हाथ से जा सकते हैं। सारा गांव जानता है कि कपटा और संपत दिन भर करोड़ीमल की चापलूसी करते रहते हैं, और करोड़ीमल को कौन नहीं जानता। हो ना हो, कपटा और संपत में से किसी एक ने डरते हुए ये झूठ उससे बोला है। अब खड़े खड़े जेम्स बॉन्ड बनना बंद करो और ये सोचो कि आगे करना क्या है। फिलहाल तो मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ ताकि कुछ सोच सकूं, और तुम जब तक मेरे आसपास रहोगी तो मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगा। मैं जंगल जा रहा हूँ, सिर्फ वही एक जगह है जहाँ एकांत में बैठकर मैं कुछ उपाय सोच सकता हूँ। रतन जंगल निकल गया। अचानक रतन की नजर एक साधु पर पड़ी जो आंखें बंद किए हुए तपस्या कर रहे थे।
एक सांप फन फैलाए आशी के सिर पर मंडरा रहा था। वो सांप रश्मि को डसने ही वाला था कि रतन ने एक लकड़ी से उसे भगा दिया। ये सांप मुझे डस कर मुझे मार देता। तुमने मेरी जान बचाई बेटा, और तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या भी पूरी हो गई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर उस आशी ने एक चमकदार पीतल की चप्पल रतन को दे दी। ये क्या बाबा, मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझे ये पीतल की चप्पल दे रहे हैं। बाजार में ये कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। मूर्ख मनुष्य, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये बोलने वाली चप्पल है। तेरी समस्या का निदान इन्हीं चप्पलों में छिपा है। बाबा, मेरी समस्या का निदान ये पीतल की चप्पल है नहीं, बल्कि धन है। मैंने कुछ समय पहले गांव के जमींदार से ब्याज पर पैसे लिए थे और उसे चुकाने के लिए मेरे पास 15 दिन का समय था, लेकिन वो आज ही अपने पैसे मांगने आ गया, वो भी ब्याज सहित। अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा। बाबा, करोड़ीमल ने ना जाने कितने लोगों की जमीन पर ऐसे ही कब्जा किया है। मूर्ख मनुष्य, धन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी बात पर विश्वास कर। तेरी समस्या का निदान, और यहां तक कि सारे गांव की समस्या का निदान, इन्हीं चप्पलों में छुपा हुआ है। ये बात तुझे कुछ समय बाद स्वयं पता लग जाएगी। बाबा, आप करोड़ीमल को नहीं जानते। अरे, उसकी होशियारी के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया। चिंता मत कर बच्चा, करोड़ीमल की होशियारी धरी की धरी रह जाएगी मेरी इन बोलने वाली चप्पलों के आगे जो मैंने तुझे दी है। बाबा, लेकिन ये कहाँ बोल रही है? ये तो बड़ी साधारण चप्पल लगती है। ये अपनी मर्जी से बोलती है। समय आने पर तू सब जान जाएगा। चप्पल पहन ले और निश्चिंत होकर अपने घर चला जा। रतन वहां से चुपचाप चला गया और अपने घर के बाहर अपने आप से बोला, सुनीता को नहीं बताऊंगा उस बाबा के बारे में, नहीं तो सारे गांव में ढिंडोरा पीट देगी। बोल दूंगा कि मोहन के घर पर गया था पैसे उधार मांगने के लिए, मगर मोहन ने पैसे तो उधार नहीं दिए। ये पीतल की चप्पल मुझे पकड़ा दी। रतन के घर में घुसते ही उसकी पत्नी सुनीता ने सवालों की बौछार कर दी। इतनी देर जंगल में कैसे लग गई आपको? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कितने बुरे बुरे विचार आ रहे थे। आप जानते हैं मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। और ये चप्पल आपको कहाँ से मिली? तभी उस चप्पल से रतन की ही आवाज आने लगी जो उसने बाहर अपनी पत्नी के बारे में बोला था। नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम सारे गांव में ढिंडोरा पीट दोगी। यह सुनकर सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? सुनीता, ये मैंने नहीं बोला। तो फिर किसने बोला? मुझे क्या मूर्ख समझा है? रतन ने सारी घटना सुनीता को बता दी। सही बोल रहे हो। मुझे कुछ कुछ लगा ही था कि आवाज इन चप्पलों से आई है। वैसे भी साधु महाराज ने कुछ सोचकर ही बोला होगा। चलो अब सो जाओ। एक गांव में धनीराम नाम का बदमाश व्यक्ति रहा करता था जो गांव की भोले भाले गरीब, अशिक्षित, असहाय लोगों की जमीनों और घरों पर गांव के मुखिया की मदद से अवैध कब्जा कर लेता था। एक दिन की बात है, धनीराम गांव के व्यक्ति सुखिया के पास जाकर बोला, हाँ भाई, कैसा है रे सुखिया? ईश्वर की कृपा है धनीराम भैया, आप यहाँ कैसे पधारे? मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में आने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं तो बस तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने की 20 तारीख है। 25 तारीख तक इस मकान को खाली कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अपने मकान को खाली क्यों करूंगा? अबे, ये घर तेरा कब से हो गया रे? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, तो जाहिर सी बात है ये घर हमारा हुआ। ये गलत बात है धनीराम जमींदार, ये घर हमें सरकार ने बनवा कर दिए थे। आपको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अरे, और तो और लोग तो दूसरे लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी ब्याज वसूल उनका मकान छीन लिया करते हैं, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी। ना ही मैं तुमसे कोई कर्जा लिया और ना ही मेरे पर कोई ब्याज चढ़ा है, फिर भी मकान क्यों खाली करूं? अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागजात दिखा। देख लीजिए धनीराम जी, ये मकान मेरे ही नाम है, आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। सुखिया की बात सुनकर धनीराम ने अपनी जेब से दूसरे कागज निकालकर सुखिया को दिखाते हुए बोला, तो फिर ये कागज किसके नाम में है? ये तो मेरे नाम में है सुखिया। तेरे इस घर को मैंने कुछ दिन पहले ही सरकार से खरीदा है। लेकिन सरकार मुझे बगैर बताई आपको ये घर कैसे बेच सकती है? अब ये जाकर सरकार से पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरे पास इस मकान के खरीदने के कागज है और इस घर को कोर्ट से खाली करने के नोटिस भी है। मैं तो बस इसीलिए तेरे पास आया था कि तू गांव का है, मेरी बात समझ जाएगा। लेकिन अगर तू सीधी तरह से नहीं माना तो मैं तुझे धक्के देकर 25 तारीख को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये तो सरकार ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। पहले हमें मकान मुफ्त में दिया और फिर इस मकान को धनीराम जैसे बदमाश को बेच दिया। नहीं शारदा, मुझे धनीराम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी समस्या का समाधान लेकर झुमरी के पास जाऊंगी। सिर्फ वही है जो इस गांव में शिक्षित है। इतना बोलकर सुखिया झुमरी के घर की ओर चल दिया। सुखिया झुमरी के घर के बाहर झुमरी को आवाजें लगाने लगा। झुमरी बेटिया, दरवाजा खोल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजा झुमरी के पति बसंत ने खोला।
क्या बात है सुखिया चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं बसंत बेटा, धनीराम जमींदार मेरे घर आया था और बोल रहा था कि उसने मेरा मकान भारत सरकार से खरीद लिया है। तो इस मामले में झुमरी क्या कर सकती है? एक बार मुझे झुमरी से बात करने दो बेटा, मुझे धनीराम जमींदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुखिया चाचा, आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से झुमरी का संपत और कपट्टा ने वैसे भी जीना हराम कर रखा है। संपत और कपट्टा मुखिया के साथ ही हैं और मुखिया धनीराम जमींदार का दोस्त है। मुझे हमेशा अपनी पत्नी को लेकर डर सताता रहता है। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सुखिया वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी झुमरी वहाँ पर आ गई। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव के लोग अगर मुझसे मदद मांगने आते हैं तो आपको तो खुश होने की जरूरत है। आप उनका दर्द बांटने की बजाय अपने घर से बाहर भाग रहे हैं, तो फिर आप में और उन दुष्टों में क्या फर्क रह गया? मुझे तुम्हारी चिंता सताई रहती है। झुमरी की कहीं मुखिया तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। चिंता मत कीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होती है। मुखिया, धनीराम, संपत और कपट्टा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मेरे साथ चलिए सुखिया चाचा। लेकिन कहाँ झुमरी? धनीराम जमींदार के घर। पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। झुमरी अपने पति बसंत के साथ सुखिया को लेकर धनीराम जमींदार के घर पर पहुंच गई। मैं मुखिया, संपत और कपड़ा से तेरे बारे में ही बात कर रहा था। झुमरी की तू कब आएगी? और देख, तू यहाँ पर आ भी गई। मुझे पता था ये भिखारी जरूर तुझसे मदद मांगने गया होगा, मगर इस बेवकूफ को नहीं मालूम कि तू इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ धनीराम जमींदार। तुम मुझे वो कागज दिखाओ। कौन से कागज? वही कागज जो तुमने कुछ देर पहले सुखिया चाचा को दिखाए थे। मैं भी उन कागजों को देखना चाहती हूँ कि सरकार ने तुम्हें कब और कितने रुपए में सुखिया चाचा का घर बेचा है। ये फर्जी कागज है धनीराम जमींदार। तुम्हें शर्म नहीं आती इन भोले भाले अशिक्षित गरीबों पर अत्याचार करते हुए? हाँ, ये फर्जी कागज हैं। सुखिया चाचा, धनीराम ने आपसे झूठ बोला। क्या आपको नहीं पता कि जब भारत सरकार किसी गरीब को मुफ्त में घर बनवा कर देती है तो फिर वो कभी वापस नहीं मांगती और ना ही वो किसी को बेचती है? ये तो इस धनीराम जमींदार का मक्कारीपन है जो आप सबके अशिक्षित होने का फायदा उठाता है। तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो झुमरी। धनीराम भैया सही कह रहे हैं। झुमरी, तुम काफी वक्त से हमारा नुकसान कर रही हो। अगर तुमने हमारे मामलों में दखल देना बंद नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ या सुखिया चाचा के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं डायरेक्ट इस राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुम दोनों की गतिविधियों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद मैं नहीं, पुलिस तुमसे सवाल करेगी। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब जानता हूँ झुमरी। ये सब कुछ गांव का मुखिया बनने के लिए ही तो कर रही हो ना, ताकि लोग तुम्हारा गुणगान कर सके और मुझे हटाकर तुम्हें इस गांव का मुखिया बना सके। मुझे मुखिया बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गांव वाले अपनी खुशी से मुझे मुखिया के पद के लिए चुनेंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। आजकल महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ये झुमरी का कुछ करना पड़ेगा। मुखिया अगर ऐसा हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो धनीराम जमींदार। जब से ये झुमरी थोड़ा पढ़ लिख क्या गई है, इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। मैं तो पहले से ही आपसे बोल लिया था मुखिया जी कि गांव के लोगों को मत पढ़ाया लिखाया कीजिए, लेकिन आपको ही पता नहीं क्या खुजली थी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुलवाने की। इस झुमरी ने इसी प्राइमरी स्कूल में परीक्षा पास की और आगे पढ़ने की उसकी इच्छा जाग उठी। अबे मैं गांव का मुखिया हूँ, अब सरकार मुझे कोई आदेश देगी तो मैं सरकार से मना थोड़े ही ना करूंगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं है मुखिया जी। अगर ऐसा ही होता रहता है तो वो दिन दूर नहीं कि झुमरी तुम्हारा मुखिया का पद छीन लेगी। मुखिया बनकर सबसे पहले हम सब लोगों को जेल पहुंचाएगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस पूरे गांव में सिर्फ झुमरी ही पढ़ी लिखी है, मगर वो एक बात नहीं जानती, ये पूरा गांव अशिक्षित, अनपढ़ और जाहिल है।